हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल रात में ही बता दिया था कि आज हम भारत के इतिहास की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। हम 25 प्रश्न एक साथ करेंगे। ये हमारे इतिहास से रहेंगे, जिसमें हमारा भारत का प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों इतिहास शामिल होंगे। इस प्रश्न श्रृंखला के बाद में कल में या परसों में मैं इसी प्रकार से आपको अर्थशास्त्र का भी 3 मार्कर लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी ये 3 मार्कर प्रश्नों की श्रृंखला है फ्रेंड्स। मैं इसके पहले आपको अलग अलग पेपर के अलग अलग क्वेश्चंस बना चुकी हूँ और बना रही हूँ, और एग्ज़ाम तक आपका 2019-2020 तक बनाती रहूँगी। तो आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। और जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं उनको ये 3 मार्कर मिल गए हैं, नोट्स के साथ होंगे। और अलग से भी मैं आपको दोनों ही आपके ग्रुप प्राचीन और आधुनिक इतिहास में ये सेंड कर दूंगी इसका PDF, तो आप उसको लिख लीजिएगा। लेकिन आप वीडियो में समझिएगा ज़रूर, हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं ताकि हमारे ये 25 के 25 प्रश्न बहुत आसानी से तैयार हो जाएँ। और पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला इस प्रकार से मैंने ये पूरा लिखा है, इस प्रकार से ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और यही मेरे नोट्स हैं फ्रेंड, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा देगा, आपको टाइम को बचाएगा, और आपको ऐसा एग्ज़ाम में लिखना रहेगा तो आपको एकदम पैटर्न पता चल जाएगा। तो आप मेरे ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मैं आपको नीचे बता दूँगी। तो सैडलर आयोग क्या है, सबसे पहले हमको ये 3 मार्कर में लिखना है, तो हमको इसके 3 पॉइंट लिखना है बस। 4 पॉइंट में कहीं कहीं लिख दी हूँ तो वो इसलिए ही लिखी हूँ क्योंकि अगर आप कोई भूल जाते हैं तो 3, मोस्टली आपको 3 ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। तो सबसे पहला है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को समझाओ। देखिए सैडलर में सैड है, सैड से याद रखिएगा 17, सैड से 7 से सैडलर है, 7 से 17 है, ऐसे याद रखिएगा। तो सैडलर आयोग जो है वो 1917 में बना था। सैडलर आयोग कब बना था? 1917 में बना था। इसका नाम सैडलर आयोग क्यों पड़ा था? तो इसका नाम सैडलर आयोग इसलिए पड़ा था क्योंकि ये एनी सैडलर की अध्यक्षता में बना था। सैडलर आयोग 1917 में बना था और एनी सैडलर की अध्यक्षता में बना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं व समस्याओं तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए बना। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ इस विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी, वहाँ शिक्षा से संबंधित समस्याएं थी, भाषा से संबंधित समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एनी सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसको सैडलर आयोग कहते हैं। इस सैडलर आयोग ने यहाँ की समस्याओं को जाना तथा समस्याओं को समझकर अपनी रिपोर्ट दी। तो इस प्रकार से आप सैडलर आयोग के बारे में ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। 1917 में बना, एनी सैडलर की अध्यक्षता में बना, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं व समस्याओं तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंगाल गजट। बंगाल गजट का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही सैडलर आयोग भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि सैडलर आयोग का गठन कब हुआ है। तो सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ है। 7 से 17, 7 से सैडलर याद रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं बंगाल गजट। तो बंगाल गजट आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। तो आपको यही लिखना है सबसे पहले कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था, मतलब भारत का। सेकेंड है ये 1780 में प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780 में प्रकाशित हुआ। और बंगाल गजट को किसने प्रस्तावित किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, या जेम्स हिक्की भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो बंगाल गजट को सबसे पहले हमने 1780 में प्रकाशित हुआ, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया। किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया। तो बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ, प्रथम समाचार पत्र है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान संगठन। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और ये पूरे क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे, क्योंकि लगातार से उतारते जाइए और आज ही इनको याद करते जाइए। 3 मार्कर जो नंबर है आपका प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपको मार्क्स दिलाने में। तो जो मैं क्वेश्चन देती जा रही हूँ प्लीज़ वो लिखते जाइए। अगर आपको इस MPPSC निकालना है तो ये पूरे 3 मार्कर लिख लीजिएगा अभी।
अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान संगठन, और हमें सबसे पहले लिखना है कि ये कहाँ कब गठन हुआ, किसने गठन किया, कहाँ हुआ, है ना। तो अखिल भारतीय किसान संगठन जो है वो 1936 में गठित हुआ। अखिल भारतीय किसान संगठन कब गठन हुआ? अखिल भारतीय किसान संगठन का जो गठन हुआ है वो 1936 में हुआ। अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन लखनऊ में हुआ। अब नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे इसके सहजानंद सरस्वती। तो अखिल भारतीय किसान संगठन के बारे में हमने ये 3 पॉइंट लिख लिए। कौन कौन से लिख लिए? नंबर 1 1936 में गठित हुआ, नंबर 2 लखनऊ में, नंबर 3 इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से हमने ये अपना अखिल भारतीय किसान संगठन पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा जो है, अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों को शोषण करने के लिए अलग अलग प्रथाएं करते थे, अलग अलग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो भारतीयों का यूज़ कर सकें और भारतीयों को शोषित कर सकें। तो इसी प्रकार की ये एक प्रथा थी ददनी प्रथा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे, ये अंग्रेज़ों द्वारा चलाई एक प्रथा थी। कुप्रथा लिख सकते हो, एक अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई एक कुप्रथा थी। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों को पेशगी अग्रिम के तौर पर रुपया देते थे। इसमें क्या करते थे, जो ब्रिटिश व्यापारी रहते थे वो भारतीय उत्पादकों को पेशगी के अग्रिम के तौर पर उनको रुपया देते थे, पेशगी के तौर पे दिया जाता था। तो ये आपकी ददनी प्रथा थी जो बहुत ही बेकार साबित हुई भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है आपका रॉबर्टसन आयोग। रॉबर्टसन आयोग क्या है, कब बना, किसने बनाया? तो रॉबर्टसन आयोग बना था 1902 में। रॉबर्टसन आयोग कब बना था? रॉबर्टसन आयोग बना था 1902 में। याद रखिएगा रॉबर्टसन आयोग कब बना? 1902 में बना। और ये जो आयोग था ये लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। तो लॉर्ड कर्जन जो 1905 में, जिन्होंने सबसे बड़ी बात इनकी रही है कि इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो रॉबर्टसन आयोग 1902 में बना और लॉर्ड कर्जन के समय बना। और ये क्यों बना था? रेलवे में सुधार के लिए। लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे कार्य किए हैं, विश्वविद्यालय वो नियम भी बनाए थे इन्होंने, और नगर पालिका का एक्ट भी लाए थे, और इसी प्रकार से इन्होंने बंगाल विभाजन भी किया था, और बहुत से काम इनके नाम हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने रेलवे में सुधार के लिए भी एक आयोग बनाया था। तो रेलवे सुधार के लिए जो आयोग बनाया था उसका नाम था रॉबर्टसन आयोग। 1902 में इसको बनाया था और ये लॉर्ड कर्जन के समय बना था। तो इस प्रकार हमने इसके 3 पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट है प्रताप पत्र पर टिप्पणी लिखिए। प्रताप पत्र क्या है? तो आपने गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुना होगा। इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये दिया जाता है साहित्यकारों को जो पत्रकारिता में रहते हैं। तो ये प्रताप पत्र क्या है? तो प्रताप पत्र एक क्रांतिकारी समाचार पत्र है, क्योंकि इसने आंदोलन में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये प्रकाशित होता है और कानपुर से प्रकाशित होता है। प्रताप पत्र क्या है? प्रताप पत्र क्रांतिकारी समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये प्रकाशित होता है और कानपुर से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? ये कानपुर से प्रकाशित होता है। तो क्रांतिकारी समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित होता है और ये कानपुर से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? बारदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखो। तो बारदोली सत्याग्रह वैसे तो आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, किसके के कारण हुआ। ये बारदोली जो सत्याग्रह है वो 1928 में आरंभ हुआ। बारदोली सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 1928 में आरंभ हुआ। गुजरात के सूरत जिले में एक बारदोली गांव है, वहाँ से ये आरंभ हुआ। तो ये बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है। 1928 में ये आरंभ हुआ। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली से ये आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ? लगान वृद्धि के विरोध में ये आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ। तो बारदोली के बारे में हमने जो मेन पॉइंट थे वो लिख लिए। नंबर 1 1928 में आरंभ, गुजरात के सूरत जिले से आरंभ, लगान वृद्धि के विरोध में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका फ़कीर विद्रोह को समझाइए। क्या है? फ़कीर विद्रोह को समझाइए। तो फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी में ये आरंभ हुआ। कब हुआ फ़कीर विद्रोह आरंभ? 1776 से 77 ईस्वी में फ़कीर विद्रोह आरंभ हुआ। मजनू साहब व चिराग अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ।
फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी में आरंभ हुआ। मजनू शाह व चिराग अली के नेतृत्व में ये आरंभ हुआ। विचरणशील धार्मिक फ़कीरों द्वारा बंगाल में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? देखो फ़कीर हैं तो ये विचरणशील फ़कीर है। 1776 से 77 में ये आरंभ हुआ। मजनू शाह व चिराग अली के नेतृत्व में ये आरंभ हुआ। तो 1776 से 77 ईस्वी में मजनू शाह व चिराग अली के नेतृत्व में विचरणशील धार्मिक फ़कीरों द्वारा बंगाल में ये हुआ। नेक्स्ट आपका ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद को शिक्षा देना, मतलब एक ईश्वर को मानना, रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करना, एक ईश्वर को महत्व देना और हिंदू धर्म को रूढ़िवादी जो परंपराएं ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी उनको समाप्त करना, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। मेन उद्देश्य उनका था एक ईश्वरवाद की स्थापना करना, एक ईश्वर को ही मानना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में गठित हुआ था, राजा राम मोहन राय द्वारा बना। ये उद्देश्य इसका था एक ईश्वरवाद की स्थापना करना व हिंदू धर्म को रूढ़ि मुक्त बनाना। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं। आप इस प्रकार से मेरे नोट्स आएंगे जो आप परचेज़ करेंगे, इस प्रकार से आपका पूरा नोट्स रहेगा। ये अपडेट भी दिए जाते हैं ग्रुप में, ये वही है और इस प्रकार की आपको नोट्स मिलेगा। इस तरह के आपको अपडेट ग्रुप में दिए जाएंगे। तो आप इन नोट्स को मेरे परचेज़ कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखो। खेड़ा सत्याग्रह पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो खेड़ा सत्याग्रह, सबसे पहले कोई भी सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हमको लिखना है। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा में हुआ था। 1918 ईस्वी में ये हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी सहायता की थी इसमें और लगान वसूली के विरोध में ये हुआ था। फसलें खराब हो गई थी तो उसके लिए लगान उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, तो इसके चलते ये आंदोलन जो है आरंभ हुआ था। तो 1918 में आरंभ हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से आरंभ हुआ और लगान वसूली के विरोध में बहुत ज़्यादा लगान ये वसूलने लगे थे। फसल ख़राब हो गई थी, किसान दे नहीं पा रहे थे, इसी कारण ये सत्याग्रह करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा को समझाओ। कालीबंगा क्या है? तो कालीबंगा आपने नाम सुना होगा, आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो हड़प्पा कालीन स्थल है। तो सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। वर्तमान जो गंगानगर है राजस्थान का, वही हड़प्पा कालीन, वर्तमान गंगानगर जो स्थित हड़प्पा कालीन ये पूरा स्थल है, मतलब जो वर्तमान में राजस्थान का गंगानगर है उसी को पुरातन में कालीबंगा कहा जाता था। यहाँ से यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं, यज्ञ होते, इसका प्रमाण है कि यहाँ पे यज्ञ होते थे, बड़े बड़े वेदिकाएँ मिली हैं जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं। अलंकृत ईंटें, जड़ी हुई ईंटें मिली हैं और हल जुते हुए खेत मिले हैं, मतलब खेत मिले हैं जो हल द्वारा जोते गए। इससे पता चलता है कि यहाँ पे यज्ञ होते थे, ईंटों के मकान बनते थे और हल जुते हुए खेत मिले हैं, मतलब खेतों पे हल से खुदाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि हमें ये 3 नंबर में लिखना था, उतना ही लिखेंगे। इसके बारे में अगर आपसे 6 नंबर में पूछा जाए तो वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना, उसका आकार क्या है, किस साइज़ में है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा, ये सभी आपको 6 नंबर में लिखना है। अभी आपको 3 नंबर में पूछा है तो आपको उतना ही लिखना है कि इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में ये है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन, विशाल और अद्भुत सार्वजनिक जलाशय ये है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन, विशाल और अद्भुत सार्वजनिक जलाशय है। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप हैं, अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको ये ग्रुप मिल जाएंगे। इन ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक न्यू अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप कोई नोट्स में से परचेस करते हैं और जैसे अभी आपको 300 पेजेस मिल गए हैं नोट्स में, तो एग्ज़ाम तक आपको नए नए आंसर मिलते जाएंगे और इससे कम से कम डबल और ट्रिपल आपके पास आंसर्स हो जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी आंसर आए आप तुरंत वहाँ पे लिख लें, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे यहाँ पे कितना क्या लिखना है। तो अब ये सभी में नोट्स मेरे परचेस कर सकते हैं, जिनकी प्राइस मैं आपको नीचे दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल को समझाओ। लोथल क्या है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है। वर्तमान में ये गुजरात में है।
हड़प्पा कालीन डाक यार्ड और गोदी के अवशेष मिले। यहाँ ऐसा खुदाई में पता चला है कि यहाँ बंदरगाह था लोथल में, उसी को गोदी बोला जाता है। तो लोथल में क्या था, हड़प्पा कालीन डाक यार्ड था और यहाँ पे हड़प्पा कालीन डाक यार्ड और गोदी के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके रुकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या है। वेदों को अगर हमें समझना है, वेदों की व्याख्या करनी है, तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ को समझना पड़ेगा। तो वेदों की व्याख्या है, इसमें क्या बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, इसमें कर्म कांड जटिल धार्मिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। मतलब इन्होंने इसमें जो कर्म कांड हैं, जटिल धार्मिक क्रियाएं हैं, उनको बताया गया है, मुख्य चीज़ यही है। और उन्होंने इस बात पर बल दिया गया है, कर्म कांड, बलि देना, इन सबको। तो ये सब बातें बताई गई हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। पूरे वेदों का जो सार है वो भी ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत या पंच महाव्रत क्या है। तो ये जो अणुव्रत दिए गए हैं वो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए हैं और महावीर स्वामी ने जीवन को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए 5 महाव्रत दिए हैं। और वो 5 महाव्रत हैं सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह, ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अणु महाव्रत है, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा का लोभ नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए और हिंसा से नहीं रहना चाहिए। तो ये बौद्ध महावीर स्वामी द्वारा 5 अणुव्रत हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को समझाओ। ये अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र विषय वाला अर्थशास्त्र नहीं है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतिहास में आ रहा है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में आप सबसे पहले लिखेंगे कौटिल्यकृत, मतलब कौटिल्य द्वारा बना। नंबर 2 ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। नंबर 3 इसमें 18 भाग है और 6000 श्लोक हैं। क्या है, इसमें 18 भाग हैं और 6000 श्लोक हैं। मौर्यकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत इसमें है। ये जो पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें 18 भाग है, 6000 श्लोक हैं और मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है मिहिर भोज कौन है। मिहिर भोज कौन है। तो मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा है। मिहिर भोज कौन से, मिहिर भोज कौन है, ये आपका प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा है। 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका जो साम्राज्य है वो मध्य प्रदेश, मालवा, पंजाब, काठियावाड़ आदि क्षेत्रों तक फैला है। तो मिहिर भोज कौन है, प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा, 836 से 882 तक शासन किया। इसका साम्राज्य जो है मध्य प्रदेश, मालवा, पंजाब, काठियावाड़ आदि क्षेत्रों तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के नाम बताओ। फ्रेंड्स यही मेरे नोट्स से आप परचेस कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है, आपको तुरंत पढ़ के ये पूरा याद हो जाना है। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ज्योतिष पीठ है, बद्रीनाथ में है, ये उत्तराखंड में उत्तर में है। शारदा पीठ द्वारका पश्चिम में है, गुजरात में। गोवर्धनपुरी उड़ीसा में है, ये पूरब में है। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर, ये कर्नाटक में है, दक्षिण में है। तो इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में शंकराचार्य की 4 पीठ है। उत्तर में बद्रीनाथ, ज्योतिषपुर, पश्चिम में शारदा पीठ, द्वारका गुजरात में। उत्तर में पूरब में उड़ीसा है, गोवर्धन पीठ, और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है, मैसूर में, जो कि साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार क्या है, या संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो वेदों में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। क्या है, वेदों में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्कार आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं संस्कार, तो हमारी भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को यदि सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। आध्यात्मिक महत्व के लिए साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। संस्कार का जो महत्व है वो आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी इसका होता है।
नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताओ। तो भक्ति आंदोलन के संत बताना है, उनमें है रामानंद, दादू पंत आपने सुना होगा, चैतन्य, रामानुज, कबीर और गुरु नानक। ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भक्ति से, अपने भक्ति आंदोलन द्वारा जन जन तक खुद के लिए प्रेम जगाया, भगवान के प्रति भक्ति जगाई और देश के लिए प्रेम जगाया। नेक्स्ट है आत्मीय सभा पर टिप्पणी लिखो। तो आत्मीय सभा 1815 में स्थापित हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना हुई। समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करना और एक ईश्वरवाद की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना हुई। समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करना, एक ईश्वर की बात की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने अपने वेदों के दर्शन द्वारा भारतीयों को प्राचीन गौरव से अवगत कराया। वे कहते थे वेदों की ओर लौटो। वो वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और हर व्यक्ति से कहते थे कि उन्हें वेद को अपनाना चाहिए और हमें वेदों की तरफ लौट जाना चाहिए। नेक्स्ट है हाली क्या है? तो हाली क्या है? गुजरात के कृषि दासों अथवा बंधुआ मजदूरों को, गुजरात में जो कृषि दास रहते हैं, जो कृषि पे काम करते हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह, या बंधुआ मजदूरों को ही हाली कहा जाता है। तो गुजरात के कृषि दासों अथवा बंधुआ मजदूरों को हाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरकालीन चित्रकारों के नाम बताओ। तो अकबरकालीन कौन कौन से चित्रकार हैं? तो नंबर 1 है अकबरकालीन चित्रकार जमशेद, नंबर 2 है सांवल दास, नंबर 3 है जगन्नाथ हरिवंश। कौन कौन से हैं? जमशेद, सांवल दास, जगन्नाथ हरिवंश। ये 3 अकबरकालीन चित्रकार हैं, जमशेद, सांवल दास और जगन्नाथ हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली पर टिप्पणी लिखो। क्या है? कथकली पर टिप्पणी लिखो। तो कर्नाटक और मालाबार प्रांत की प्राचीन पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। कथकली क्या है? कर्नाटक और मालाबार प्रांत की प्राचीन पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। नृत्य, संगीत तथा अभिनय की संयुक्त कला, इसमें संगीत की और नृत्य की अद्भुत कला है। रामायण तथा महाभारत प्रसंगों में इसको दिखाया जाता है, मतलब प्राचीन समय से ही ये चल रही है। तो कर्नाटक और मालाबार प्रांत की प्राचीन पुरुष प्रधान नृत्य शैली, मतलब कथकली को केवल पुरुष लोग ही करते हैं। नृत्य, संगीत तथा अभिनय की संयुक्त कला है। रामायण तथा महाभारत के प्रसंगों को उसमें दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरे किए हैं। इस प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और ये मेरे फ्रेंड नोट्स की प्राइस है, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ये फ्रेंड्स मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं, जो केवल मध्य प्रदेश का नोट्स रहेगा। 1000 पेजों का एक नोट्स रहेगा और उसमें आपको लगभग 1 से 2000 प्रश्न रहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृति से संबंधित, और इसकी प्राइस 1000 रुपये रहेगी। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, जो ये नंबर लिखा हुआ है, पूरे नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही अर्थशास्त्र के 25 से 30 प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि आपका जो 3 मार्कर है वो अच्छे से तैयार होता जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।